Hello student, I hope you will be fine. Today we will discuss about class 11 physics chapter 2 units and measurement part 3. Okay, and the topic is measurement of length by estimation method. ठीक है, तो आज हम जो है क्लास 11 की फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट में पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, पार्ट 2 में मैंने आपको लेंथ के बारे में बताया था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का पैरेलल मेथड. अब हम देखेंगे पार्ट 3 हमारा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ये भी है, लेकिन एक टॉपिक है आपका इसमें रह गया था एस्टिमेशन मेथड. ठीक है, एस्टिमेशन मेथड के द्वारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ मेजरमेंट के लिए क्या होता है, फर्स्ट तो होता है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में जो हमारे स्केल्स या डिवाइसेस होते हैं, जैसे मीटर स्केल हो गया ना, और आप रूल स्केल्स यूज करते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये सब डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं. उसके बाद सेकेंड मेथड था आपका पैरेलल मेथड. पैरेलल मेथड क्या होता था कि जब डिस्टेंस बहुत ही लॉन्ग हो जाता था, ठीक है, और जिसे जो है स्केल्स के द्वारा हम मेजर नहीं कर पाते, उसे हम क्या, वहां पर हम क्या करते हैं, पैरेलल मेथड का यूज करते हैं. जैसे यहाँ से मून की डिस्टेंस कितनी है, सन की डिस्टेंस कितना है, ये सब अगर हमें मेजर करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पैरेलल मेथड का यूज करते थे. अब थर्ड है, ये तो था लार्जर डिस्टेंस के लिए, लेकिन अगर लेंथ बहुत छोटा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मेजरमेंट का जो है एस्टिमेशन मेथड. थर्ड आपका है एस्टिमेशन मेथड. तो एस्टिमेशन मेथड का यूज हम करते हैं. ठीक है, एस्टिमेशन मेथड जैसे क्या होता है कि बहुत छोटे साइज, जैसे 10⁻⁸ या 10⁻⁻10, ठीक है, कि लेंथ अगर होते हैं, जैसे किसी एटम या मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल्स के साइज होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए, ठीक है, मिनिमम 10⁵ होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हैं और उससे तो हम देख लेते हैं कि हाँ कितना बड़ा एटम्स है. लेकिन उसके लेंथ को मेजर करने के लिए, तो उसका लेंथ अगर हम मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वहां पर काम नहीं कर पाता. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि हम एस्टिमेशन मेथड के द्वारा एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साइज को मेजर करते हैं. तो थर्ड आपका एस्टिमेशन मेथड इसीलिए यूज होता है. तो इसमें एक एग्जांपल, जैसे कि किसी हमारा एटम्स का साइज हम कैसे मॉलिक्यूल्स मेजर करते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एक सिंपल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड इज गिवन बिलो. मान लो कि ऑयलिक एसिड का आपको मॉलिक्यूल्स का साइज निकालना हो कि कितना है, कितना से इसका मॉलिक्यूलर साइज होगा. ठीक है, तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है एस्टिमेशन मेथड. सबसे पहले क्या करेंगे कि उस ऑयलिक एसिड का, ठीक है, हमें जो साइज इसका मालूम करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका जो है 1 सेमी-क्यूब ऑयलिक एसिड को 20 सेमी-क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो 1 सेमी-क्यूब, ठीक है, ऑयलिक एसिड को 20 सेमी-क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व करके 20% कंसंट्रेशन वाले, ठीक है, हम सॉल्यूशंस को फॉर्म कर लेते हैं. ठीक, 1 सेमी-क्यूब ऑयलिक एसिड लेते हैं और 20 सेमी-क्यूब एथिल अल्कोहल या एल्कोहल लेते हैं. तो इस 1 सेमी-क्यूब ऑयलिक एसिड को इस एल्कोहल में क्या करते हैं, हम मिक्स कर देते हैं. तो ये हमारा 1/20, ठीक है, कंसंट्रेशन का ना, 1/20 सेमी-क्यूब, ठीक, कंसंट्रेशन यानी 1% सॉल्यूशन हमारा ये बन जाता है. फिर क्या करते हैं, इसका फिर एक ड्रॉप लेते हैं, इस जो ऑयलिक एसिड प्लस एल्कोहल का जो सॉल्यूशन बना हमारा, अब इस सॉल्यूशन का फिर से हम क्या करते हैं, 1 सेमी-क्यूब लेते हैं, यानी 1 ड्रॉप लेते हैं और इसे फिर से 20 सेमी-क्यूब एल्कोहल में फिर से डिसॉल्व कर लेते हैं. तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बना उसका कंसंट्रेशन हो जाता है 1/20 × 20. ठीक है, तो समझ में आया. ठीक है, यहां तक हमने किया कि 1 सेमी-क्यूब ऑयलिक एसिड लिया, उसे 20 सेमी-क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व कर लिया. डिसॉल्व करने के बाद जो हमारा अब सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का फिर से हमने क्या किया, 1 सेमी-क्यूब लिया और उसे फिर से 20 सेमी-क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व कर लिया. तो हमारा 1/20 × 20,
सेमी क्यूब पर ओलिक एसिड या सेमी क्यूब ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है बन गया। ठीक, इतना सेमी क्यूब ओलिक एसिड पर सेमी क्यूब, इस कंसंट्रेशन का हमारा ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे ओलिक एसिड के एटम्स का साइज। तो उसके यहां तक करने के बाद फिर क्या करता है, इसमें कुछ लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है, कुछ लाइकोपोडियम पाउडर्स को इस पे स्प्रिंकल्स कर देते हैं, या जैसे पॉलन होते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं इस पे, ठीक है, स्प्रिंकल्स कर देते हैं। जब स्प्रिंकल कर देंगे तो ये आपका एक सॉल्यूशन जो बना, जिसका कंसंट्रेशन 1/20 × 20 सेमी क्यूब ओलिक एसिड पर सेमी क्यूब है, ये आपका जैसे ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ही आप लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल्स करेंगे तो एक बहुत ही पतली सी लेयर, ठीक है, बहुत ही बारीक जो है पतली सी लेयर इस पर क्या होती है, पतली सी बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप चाय पीते हैं या दूध पीते हैं तो ज्यादातर जैसे चाय हो गई तो चाय को ठंडा करते हैं, तो ठंडा होने पर क्या होता है, उसके ऊपर एक पतला सा लेयर जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, आपने ये देखा होगा अक्सर। तो उसी तरह जैसे ही आप ओलिक लाइकोपोडियम पाउडर इस ओलिक एसिड कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन 1/20 × 20 है, इसमें जब जैसे ही आप स्प्रिंकल करेंगे तो एक पतला सा लेयर इस पर फॉर्म हो जाएगा। ये लेयर क्या होता है, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऐसे गोले इसके मॉलिक्यूल्स जो है इस पे होते हैं। जैसे कि चाय के ऊपर एक बहुत पतली सी बारीक लेयर होता है, वो सिंगल लेयर होता है, तो उसको अगर आप हल्का सा किसी चीज से निकालो तो पूरा का पूरा लेयर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह से लाइकोपोडियम पाउडर जब आप स्प्रिंकल करोगे तो ओलिक एसिड का एक लेयर क्या होता है, इस पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसे ड्रॉपर के हेल्प से, ठीक है, एक ड्रॉपर लेते हैं, ड्रॉपर के हेल्प से क्या करते हैं, इसे बारी बारी से क्या करते हैं, इस लेयर को ना धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बूंद बूंद करके इसे निकालते हैं कि ये लेयर कितना है। इस लेयर को अलग करेंगे किसकी मदद से, ड्रॉपर की मदद से अलग करते हैं। तो जब अलग करेंगे तो क्या होता है, मान लेते हैं कि n बूंदों में ये अलग हुआ, जो टोटल लेयर था, ये मान लेते हैं कि एक मोनोएटॉमिक लेयर है। मोनोएटॉमिक मतलब इस लेयर पर केवल एक एटम, जैसे बॉल होता है, यहाँ मैं इसको बड़े में दिखा देता हूँ, इस तरह से एक एटम्स के लेयर्स ये फॉर्म है मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कि इसे ड्रॉपर की मदद से जब हम इसे अलग धीरे धीरे करके अलग करेंगे तो सब कंसीडर करते हैं कि ये n बूंदों में n ड्रॉप्स, टोटल कितने ड्रॉप्स आते हैं, n ड्रॉप्स होते हैं, बनते हैं। और एक ड्रॉप का वैल्यू कितना होता है, एक ड्रॉप का वैल्यू v मान लेते हैं कि एक ड्रॉप का वैल्यू v सेमी क्यूब है। तो वैल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ, यहाँ क्या है, ये लाइकोपोडियम पाउडर है प्लस ओलिक एसिड, वैल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ लाइकोपोडियम प्लस ओलिक एसिड, ठीक है, ये लाइकोपोडियम पाउडर प्लस ओलिक एसिड। इसके n ड्रॉप का वैल्यू कितना हो जाएगा, n × v हो जाएगा। एक ड्रॉप का वैल्यू v, तो n ड्रॉप्स का वैल्यू n × v। यहाँ क्या है, लाइकोपोडियम पाउडर है प्लस साथ ही साथ इसमें क्या है, ओलिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें हमने लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल्स किया और ये सॉल्यूशन में क्या मिक्स था, ओलिक एसिड, तो इसको हमने, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया लाइकोपोडियम पाउडर प्लस ओलिक एसिड। इससे ओलिक एसिड कैसा, ये कंसंट्रेटेड ओलिक एसिड। ठीक है, तो अब फिर क्या करेंगे, इस n ड्रॉप्स में हम केवल ओलिक एसिड की अगर मात्रा निकालें कि कितनी होगी, तो हो जाएगा क्या, वैल्यूम ऑफ, ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा कि N इंटू वी, ये तो है, और प्लस कंसंट्रेशन कितना है 1/20 इंटू 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड की अगर वॉल्यूम की बात करें तो N इंटू वी है, प्लस कंसंट्रेशन कितना है ये, तो टोटल जो है इसका स्टार्टिंग, ठीक है, इसका क्या करें टोटल ओलिक एसिड की मात्रा अगर निकालें तो इसके कंसंट्रेशन से हम क्या करते हैं इसको इनटू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है ओलिक एसिड की वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे कि अब देखिए यहां पर ये जब कंटेनर में रहेगा, ठीक है, जब ये सॉल्यूशन कंटेनर में रहेगा, कंटेनर सिलेंड्रिकल है, कोई भी लिक्विड इसमें डालेंगे तो सिलेंड्रिकल होगा, तो इसका जो लेयर फॉर्म होगा, मान लेते हैं कि ये लेयर यहाँ पर एक सिंगल लेयर है, तो ये भी क्या होता है कि एक सिलेंडर का शेप लेता है, तो इस पूरे लेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ, ठीक है, ओलिक एसिड, टी हो जाता है एरिया इंटू ये एरिया कितना है, ठीक है, तो एरिया इंटू क्या होता है हाइट, या इसी को पाई आर स्क्वायर एच, जैसे सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ बेस ये सर्कल, और एच क्या है इसकी हाइट, और यहाँ पर यहाँ हाइट एरिया इंटू इसे क्या कहेंगे थिकनेस कहेंगे, इसे थिकनेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ हाइट ना कहकर हम क्या करते हैं इस लेयर की थिकनेस कहेंगे, ठीक है। तो ये एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा। आप देखिए ओलिक एसिड कितना है, ओलिक एसिड आपका है क्या, ठीक है, NV इंटू NV इंटू 1/20 इंटू 20 ये है, और एरिया को मान लेते हैं A और थिकनेस को T, तो थिकनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थिकनेस T इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये A नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा N इंटू V इंटू 1/20 इंटू 20, ठीक है, और यहाँ पे इंटू एरिया हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं NV अपॉन A इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ हमें थिकनेस पता चल जाता है कि इसका थिकनेस लेयर का कितना है। अब मैंने बताया आपको कि ये मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक होने का मतलब क्या, ये इस तरह से है तो इसकी थिकनेस पता चलेगी, तो थिकनेस क्या होता है इस एक एटम का, मोनोएटॉमिक है ना, तो ये जो इसकी थिकनेस है ये एक एटम का क्या हो जाता है डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर इस तरह से हमें क्या होता है यहाँ पे थिकनेस NV अपॉन A इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमें क्या होता है कुछ ओलिक एसिड की थिकनेस हमें मालूम हो जाती है। यहाँ ओलिक एसिड की जगह और भी दूसरे कंपाउंड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या होता है थिकनेस पता चल जाता है इसकी कि कितनी है, और थिकनेस से हम उस एटम या मॉलिक्यूल्स के थिकनेस का मतलब क्या उसका डायमीटर मालूम हो जाता है, तो डायमीटर तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बाई 2। तो इस तरह से थिकनेस पता चलने के बाद हम उसके, ठीक है, डायमीटर से रेडियस को भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि एस्टिमेशन मेथड के द्वारा, ठीक है, एस्टिमेशन मेथड के द्वारा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साइज को मेजर करने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। और पैरेलैक्स मेथड मैंने आपको बताया कि अगर लार्जर डिस्टेंस होता है, जैसे डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है, दिस आर कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है, इसे पैरेलैक्स मेथड के द्वारा मेजर किया जाता है। ओके, तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, स्मॉलर लेंथ कैसे मेजर करते हैं और लार्जर लेंथ कैसे मेजर करते हैं, तो ये आपको मैंने बताया। अब हम देखेंगे लेंथ मेजरमेंट में और भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे मैंने लेंथ का आपको SI यूनिट बता दिया कि लेंथ का SI यूनिट क्या होता है मीटर होता है, ठीक है। तो लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, तो केवल मीटर ही नहीं, इसमें क्या होते हैं कुछ सफिक्स भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ सफिक्स भी ऐड किए जाते हैं। तो उन सफिक्स में क्या होता है, जैसे आपका आता है मीटर में, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर ना, और गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो और उसके बाद स्मॉलर में जाएंगे तो स्मॉलर में क्या होता है, स्मॉलर में जो है किलो के नीचे आएंगे, जैसे हेक्टो है, डेसा है, डेसी, सेंटी। तो मीटर के नीचे जाएंगे जैसे तो सेंटी आ गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। तो मिली, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि ये कुछ सफिक्स हैं जिनमें हम जैसे मीटर के आगे लगाया तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, या ऊपर गए तो मेगामीटर, किलोमीटर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। इसी तरह मास है तो किलोग्राम, तो किलोग्राम के आगे जाएंगे मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ठीक। और लार्जर में आएंगे किलोग्राम, मेगा, गीगा, टेरा, ये सब लग जाता है, इसी में ऐड हो जाता है। तो ये कुछ सफिक्स हैं जो कि क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं। ओके, इनके अलावा अगर हम और भी आगे चले तो क्या होता है, और आगे अगर हम देखें तो लेंथ के मेजरमेंट में और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे फर्मी। फर्मी क्या है, तो फर्मी इज आल्सो यूनिट ऑफ लेंथ बट इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। वन फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power minus 15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 to the power minus 10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU लिखते हैं तो 1.496 या राउंड ऑफ 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। तो ये क्या है, अर्थ का डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस, ऑब्जेक्ट जैसे हेवनली बॉडीज हो गए ना, प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट स्टार्स का डिस्टेंस, तो इस सब को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा और भी जाएं आगे बढ़े तो लाइट ईयर आता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, तो 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी लाइट के द्वारा 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है। और ये मीटर में मेजर करेंगे तो 9.46 into 10 to the power 15 मीटर के होता है। उसी तरह पार्सेक भी होता है। पार्सेक भी आपका ये अर्थ के ऑर्बिट के रेडियस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मास, मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। मास का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए मास क्या था, मैंने आपको बताया कि मास द मास ऑफ ए सिलेंड्रिकल सिलेंडर मेड अप ऑफ प्लेटिनम इरेडियम एलॉय। मैंने आपको बताया था कि मास 1 किलोग्राम क्या होता है, प्लेटिनम इरेडियम एलॉय का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसे 1 किलो मान लिया गया, ठीक है। तो उसी के तो और ये आपका 1 किलोग्राम था। मास क्या होता है, मास मैंने बताया अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। किसी बॉडी में मैटर की जो अमाउंट होती है उसे हम उसका मास कहते हैं, ठीक है। तो मास को मेजर कैसे करते हैं, तो मास को मेजर करने के लिए देखिए, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। कह रहा है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना प्रेशर पे और ना ही लोकेशन पे, कि ऑब्जेक्ट अर्थ पे है या अर्थ से 50 मीटर गहराई में है, 200 मीटर 200 मीटर गहराई में है, या फिर अर्थ से 200 मीटर 2 किलोमीटर 500 किलोमीटर एबव है, मून पर है। इन सब चीजों पर उसकी पोजीशन या लोकेशन पर मास डिपेंड नहीं करता। ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी ना तो टेम्परेचर, ना प्रेशर पे और ना ही लोकेशन पे डिपेंड करता है। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, और मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल किलोग्राम के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वेट मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, प्रोटोटाइप्स के तौर पे, ठीक है, प्लैटिनम इरेडियम का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया जाता है जिसे 1 kg कहा जाता है,
ठीक है, क्योंकि अब ये कहीं पर किसी चीज पर टेम्परेचर प्रेशर किसी के कारण बदलेगा नहीं, ठीक है, चाहे यहाँ हम ले लें, ठीक, चाहे दिल्ली ले लें, कोलकाता ले लें, ठीक है, कहीं पे भी मेजर करेंगे मास वही रहता है। तो लार्जर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मास, मेजरमेंट ऑफ मास हम पढ़ रहे हैं, तो मास को भी मेजर करने का एक तो डायरेक्ट तरीका होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, जो वेट्स होते हैं हमारे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के वेट्स, जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो देखते हैं कि आयरन की वेट्स होते हैं, तो उनका इस्तेमाल क्या करते हैं, मास के तौर पे या चीजों को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये डायरेक्ट होता है किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, और जो है मिलीग्राम, तो ये सब डायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एटम या मॉलिक्यूल्स का साइज अगर आ जाता है, एटम या मॉलिक्यूल्स आ जाता है, तो उसके लिए उसके मास को मेजर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो उसके मास को मेजर करने के, एटम या मॉलिक्यूल्स के मास को मेजर करने के लिए क्या होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट एक स्टैंडर्ड मास है, इसी के, ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल्स के मास को मेजर किया जाता है, तो इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको 1 U लिखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में मास ऑफ एलिमेंट जो है लिखा, जैसे मास ऑफ कार्बन 12 U, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 U, मास ऑफ सोडियम 23 U करके लिखा होता है। तो U का मतलब क्या है, एटम्स के मास को ये डिनोट करता है, इसका फुल फॉर्म वही यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ये इसको मेजर कैसे करते हैं, तो ये क्या होता है, कार्बन 12 लेते हैं, ये जो है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के, ठीक है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 मास को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको जो है 1 U या 1 यूनिफाइड ना एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और इसे अगर किलोग्राम में बदले तो ये किलोग्राम में लगभग क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इतने किलोग्राम के बराबर होता है। तो स्मॉलर मास को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट या डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो आप बताएंगे कि द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 मास, यानी एक एटम के 12 पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉलर डिस्टेंस के लिए, ये स्मॉलर मास के लिए, सॉरी एटॉमिक, ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यूज किया जाता है। लार्जर के लिए किलोग्राम, और बड़े हो गए तो किलोग्राम ही बढ़ता चला जाता है, जैसे क्विंटल हो गया, टन हो गया, मेट्रिक टन हो गया, ठीक है। और तो इस तरह से क्या होता है कि लार्जर मास को भी मेजर किया जाता है और स्मॉलर के लिए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ठीक है, रेंज ऑफ मास। तो मास का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो मास के रेंज में देखें तो मास में भी क्या होता है कि इसका, जैसे प्रोटॉन का साइज हो गया, प्रोटॉन का मास तो वो 10⁻⁻15, ठीक है, रेंज का होता है। प्रोटॉन के मास के अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखें हम, सॉरी इलेक्ट्रॉन की मास देखें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10⁻13 का होता है। प्रोटॉन 10⁻27, यूरेनियम एटम 10⁻25, जो हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है इसका मास 10⁻13 के सिग्निफिकेंट फिगर का होता है। डस्ट पार्टिकल है रेड ड्रॉप 10⁻6
ठीक है, केजी का होता है। मॉस्किटो है तो उसका मास 10⁻⁵ kg, ठीक है। उसी तरह ह्यूमन है तो ह्यूमन का मास का जो रेंज होता है वो 10⁻², यानी 100 kg के रेंज का माना जाता है। उसी तरह ऑटोमोबाइल्स हैं 1000 kg के रेंज के, ठीक है। मून है 10⁻23 kg के रेंज का होता है। सन है 10⁻30 kg के रेंज का होता है। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी 10⁻41 kg के रेंज का होता है। तो इस तरह से मास के भी अलग अलग रेंज होते हैं, ठीक है। स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर 10⁻⁻30 kg का रेंज, क्योंकि सबसे स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द एटम्स क्या होता है नेचर में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनका साइज हो गया। और लार्जर जो हमारी गैलेक्सी है या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारा है सबसे बड़ा, तो उसका मास 10⁻55 kg के रेंज का होता है। ओके, मास के बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम मेजरमेंट। तो टाइम क्या होता है, टाइम के लिए मैंने आपको बताया कि टाइम क्या है। तो टाइम बताया था मैंने आपको कि द गैपिंग बिटवीन एनी टू सक्सेसिव इवेंट्स, किसी भी दो सक्सेसिव इवेंट्स के बीच जो गैपिंग होती है उस गैपिंग को हम टाइम कहते हैं। तो टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए जनरली जो है क्या होता है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक की हेल्प से ही हम घड़ी में देखते हैं, ठीक है, चाहे वो रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक हो, ठीक है। हम घड़ी के द्वारा देखते हैं कि कितना टाइम, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितना समय हुआ, तो हम वॉच देखकर बता सकते हैं कि कितने टाइम मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और अभी कितना टाइम हो रहा है। दोनों के बीच जितनी गैपिंग होगी उस गैपिंग को हम क्या कहेंगे कि हमने इतना देर आपको पढ़ाया, हमें पढ़ाते हुए इतना टाइम हुआ। उसी तरह से टाइम को, ठीक है, तो इसलिए टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। और अभी क्या होता है, क्लॉक जो होता है अलग अलग, जैसे क्लॉक में जो है नेशनल टाइमिंग होती है, इंटरनेशनल टाइमिंग होती है, तो कई तरह की टाइमिंग्स होती है। लेकिन लेबोरेटरी में क्या होता है कि सबसे एक्यूरेट टाइमिंग अगर हम बताएं, बात करें तो एक्यूरेट टाइमिंग क्या होता है, जो सीजियम क्लॉक, क्लॉक कई तरह के होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि सीजियम क्लॉक जो होता है वो सबसे एक्यूरेट टाइम बताता है। वो लगभग हजारों साल में शायद 1 सेकेंड की मिस्टेक शायद वो भी करे, 1 माइक्रो सेकेंड, वो भी हजारों सालों के बाद कर सकता है। इसलिए सबसे एक्यूरेट क्लॉक जो होता है वो सीजियम क्लॉक को माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच क्लॉक इज यूज्ड टू मेजर द एक्यूरेट टाइम। एक्यूरेट टाइम बनाने के लिए कौन सा क्लॉक यूज किया जाता है, सीजियम क्लॉक। सीजियम क्लॉक में सीजियम का कौन सा एटम होता है, तो 133 एटम, ठीक है, यानी जिसका सीजियम आइसोटॉप्स होते हैं तो 133 वाले आइसोटॉप्स होते हैं। ये क्या होता है कि सबसे एक्यूरेट टाइमिंग बताता है। बाकी जो हमारे अदर क्लॉक्स होते हैं, एनालॉगस क्लॉक होते हैं, ठीक है, और जो अदर क्लॉक होते हैं, एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, तो ये सब में, या फिर सैंड क्लॉक हो गया, ठीक है, तो ये सब क्लॉक कभी कभी टाइमिंग को बताने में मिस्टेक करते हैं, लेकिन एक्यूरेट टाइमिंग के लिए सीजियम क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था सीजियम क्लॉक। अब उसके बाद क्लॉक, जैसे कि मैंने बताया आपको, टाइमिंग यहाँ से अगर हम जो है टाइमिंग दिल्ली के हिसाब से माने तो टाइमिंग अलग बताता है, कलकत्ता के हिसाब से माने तो टाइमिंग अलग होता है। तो इसलिए क्या होता है कि या जैसे कहते हैं ना कि सनराइज और सनसेट का जो समय होता है, ठीक है, कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो होता है कि शाम के 7 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ठीक। लेकिन यही हम यहाँ से चंडीगढ़ चले जाएं तो वहां पर क्या होता है, उजाला रहता है, यानी सनसेट उधर लेट से होता है, सनराइज, ठीक है, पहले हो जाता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसी तरह टाइमिंग क्या होती है, अलग अलग जगहों से अगर हम टाइमिंग को स्टैंडर्ड माने तो दिल्ली के हिसाब से अलग, कलकत्ते के हिसाब से अलग, चेन्नई के अकॉर्डिंग अलग हो जाता है, या अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखें तो टाइमिंग अलग होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग। इसीलिए लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इंटरनेशनल टाइमिंग के लिए, ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम,
ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही समय टाइमिंग को जो वॉच था वो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के हिसाब से या इसके अकॉर्डिंग जो है फिक्स किया गया, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ऑल ओवर इंडिया में टाइम को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो टाइमिंग को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, और टाइमिंग के स्मॉलर पार्ट को मेजर करें, जैसे ये तो था लार्जर टाइमिंग। अब अगर टाइम बहुत कम समय हो, बहुत कम सेकंड हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो बहुत कम टाइमिंग को, स्मॉलेस्ट टाइमिंग को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए यही आपका एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया 3 चीजें, मेनली हमारी 3 चीजें होती हैं, लेंथ फंडामेंटल यूनिट्स में या फिजिकल यूनिट्स में, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट था लेंथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर इन मेजरमेंट। तो हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है क्या, शुद्धता। जैसे हमने कहते हैं ना कि बिल्कुल एक्यूरेट मुझे ये चाहिए, कोई काम करते हैं तो पूछा जाता है कि ये कितना बिल्कुल कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब होता है ठीक, कहते हैं ना कि ये कितना ठीक है, बिल्कुल कितना सही है। इसी को हम और देखें तो गोल्ड वगैरह होता है, तो इसके होते हैं इसकी एक्यूरेसी कितना है, तो बताते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, ये एक्यूरेट प्योर है, प्योर। ठीक है, तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन उसका रेजोल्यूशन बताता है कि किस रेजोल्यूशन तक जो है हमारा जो मेजरिंग वैल्यू है वो आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एरर। तो एरर का मतलब क्या होता है, एरर जानते हैं, कॉमन सिंपल इसे हम गलतियां कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में जाएं तो इसे त्रुटियां कहा जाता है। इंग्लिश वी कैन आल्सो से दैट मिस्टेक्स। तो यही हमारा एरर्स होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में इसका क्या यूज है, तो फिजिक्स में ये यूज है कि कोई भी चीज हो, जैसा कि मैंने आपको बताया मेजरमेंट, चीजों को यहाँ पर फॉर्मूले और लॉ होते हैं फिजिक्स में, तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, और वहाँ एक्यूरेट वैल्यू बहुत ही मायने रखती है। अगर हम इनका कैलकुलेशन में एक्यूरेसी ना लाए तो जो हमारा मेजरमेंट है वो गलत हो सकता है। इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसीजर अगर किसी चीज को हम करते हैं तो हमारा वो पूरा का पूरा वर्क खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए एक्यूरेसी होना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा एक्यूरेसी, प्रिसीजन और, ठीक है, एरर्स। तो मेजरमेंट ऑफ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी में मेजरमेंट जो है बिल्कुल ये क्या होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी का बेस, फाउंडेशन, यानी ये नींव मानी जाती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में कि मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, कभी कभी जब हम मेजरिंग करते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, यानी फिक्स नहीं, वैल्यू जो फिक्स्ड होती है वो फिक्स न होकर कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं एरर्स। तो एरर क्या है, द अनसर्टेनिटी कम्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, द अनसर्टेनिटी विच कम्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग आर नोन एज एरर। उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आती है उसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन देखिए, तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, किसी वैल्यू को हम मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट जब हम करते हैं तो क्या होता है कि मेजरमेंट के दौरान, ठीक है, वो वैल्यू कितना ट्रू वैल्यू के क्लोजर है और कितना
क्लोजर नहीं है, ये हमारा क्या बनाता है, इसकी एक्यूरेसी। लेकिन प्रिसीजन हम बात कर रहे हैं प्रिसीजन की। जैसे हमने कहा आपने एक मीटर स्केल ले लिया, ठीक है, मीटर स्केल ले लिया, तो मीटर स्केल से आप मीटर की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर से लोअर अगर आया तो हम इसे 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं इससे, और उससे लोअर आए तो 1 mm तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 2.5 mm की लाइन ड्रॉ करो, तो हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर जैसे होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसके भी 10 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करते हैं 2 तक तो करते, पेंसिल से 1 2 mm तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2.5 तो यहाँ पर हम जैसे इसके बीच लाते हैं तो पेंसिल की नीड इतनी बड़ी होती है कि ये 3 पे पहुंच जाती है, मोटी जो है लीड होती है कि ये 3 पर आ जाती है, 2 के बाद 3 पे आ जाएगा। 2.5 अगर इसके बीच में भी रखें तो पता नहीं ये 2.5 है या ये 2.3 होगा, वहां पे कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि मिलीमीटर में डेसिमल से अगर छोटा जाए mm से तो वहां एरर हो सकता है, लेकिन सेंटीमीटर में अगर हम कहें 2.5 सेंटीमीटर में ड्रॉ करो तो हम क्या करते हैं, ठीक है, 1 2 तक लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 से 2 तक, उसके बाद फिर क्या करते हैं 5 स्मॉल लाइन तक लाइन इसको ले जाते हैं। तो 2.5 हमारा बन जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर बन जाएगा, 2 3 4 मिलीमीटर तक बन जाएगा। लेकिन मिलीमीटर में जैसे ही डेसिमल में आता है 0.1 0.2 0.3, तो 0.1 मिलीमीटर अगर हम इसको मेजर करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो इसको अगर हम 10 टू द इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना हो जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 मीटर, 10 टू द पावर -4 मीटर। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन, कि किस डेसिमल के किस प्लेस वैल्यू तक हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी रिजोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन टेल अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, किस, ये देखिए हम इसको यहाँ इस लिमिट तक मेजर कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं, तो किस लिमिट तक, किस रिजोल्यूशन तक आप उसको मेजर कर सकते हो, उस रिजोल्यूशन या लिमिट को हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। एरर क्या होता है, तो एरर मैंने बताया द अनसर्टेनिटी विच कम्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज एरर। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन टेल अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द वैल्यू कैन बी मेजर्ड, कि जो वैल्यू है हमारा वो किस रिजोल्यूशन या किस लिमिट तक हम मेजर कर सकते हैं, उस लिमिट को हम कहते हैं क्या, उसका प्रिसीजन कहते हैं, ठीक है। थर्ड आपका आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, तो एक्यूरेसी हमारा ये बताता है कि किस प्लेस तक, जैसे हम किसी वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं, हमें मेजरमेंट क्या करना है, जैसे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है 25.3 सेंटीमीटर का, तो आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे 25 सेंटीमीटर का, 3 छोटे लाइन पार्ट होंगे 25.3, तो एक आध, ठीक है। तो इसमें आप एक्यूरेसी अगर एग्जैक्ट इसको मैग्नीफाइड करके देखो तो आपको ये 0.3 से थोड़ा सा 0.31 तक जा सकता है। जैसे आपको इतना 25.35 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है, तो 3 के बाद अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वो 4 पे आ जाएगा, तो या तो आप 25.3 बना सकते हो या 25.4 ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें 35 ये 30 है, ये 40, तो इसमें क्या है 0.05, इतने का एरर होगा। तो जिस लिमिट तक ठीक है, आपको इतना बनाना है 25.35 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, आपने 25.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, तो कितना क्लोजर आपने, देखिए ये ट्रू वैल्यू था, ये आपने मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना क्लोजर होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी इतनी है।
ठीक है, यानी आपको मेजर्ड वैल्यू जितना है आपने मेजर किया तो कितना तक मेजर कर सकते हो, कितना बाकी रह जाता है। तो ट्रू गिवन वैल्यू के क्लोजर आप कितना काउंट कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, उस मेजर्ड वैल्यू को ना उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन द एक्यूरेसी एज एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी क्या है? ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या है? तो एक्यूरेसी टेल अस हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजर है, ये हमारा एक्यूरेसी से पता चलता है। ओके, तो ये था आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। ठीक, अब इसके बाद हम एरर्स के काइंड्स को देखेंगे। तो एरर का काइंड्स आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर कमेंट